लास्ट में हमने देखा था कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एंडोथेलियम का नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी होती हैं, उन पे आपने जोर देना होता है कि ये इंटिमा को इन्वॉल्व करती है। हमने देखा था कि 3 लेयर्स होती हैं हमारी वेसल्स की, ठीक है, वेसल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, इंटिमा होती है, मीडिया होती है, एडवेंटिशिया होती है, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोसिस में जो आपने बात याद रखनी है कि इसमें इंटिमा इन्वॉल्व होता है और ये मोस्टली आपके मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड आर्टरीज़ को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से आपको पता चल रहा है कि दैट इज़ एक्चुअली स्क्लेरोसिस मीन्स थिकनिंग हो जाएगी आपकी इंटिमल जो आपकी लेयर होगी दैट, ठीक है। तो इंटिमल लेजन्स में हमारे पास जो होती हैं उन वो हो जाती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में, और इंटिमल लेजन्स को आप एथेरोमास कहते हो, ठीक है, या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स कहते हो, ठीक है, ये बन जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जब इंटिमा लेयर वहाँ पे लेयर्स बन गई हैं तो ऑब्वियसली एंटिमा थिक हो जाएगी। उसके थिक होने की वजह से हमारे वेसल की जो ल्यूमेन होगी वो नैरो हो जाएगी, ठीक है। सो वो हमारे पास जो है ल्यूमेन नैरो हो जाएगा और वो रप्चर कर सकता है, ये एथेरोमा रप्चर कर सकता है और उसकी वजह से सडन ओक्लूजन हो जाएगी। अगर ये रप्चर कर जाता है तो वो पूरा ल्यूमेन जो है वो पूरी तरह से एक्लूड कर जाएगा, ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन है जिसमें आपने याद रखना है कि इंटिमा के अंदर एथेरोमा बन जाता है और इसकी वजह से ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और अगर ये रप्चर कर जाए तो उसकी वजह से सडन इंक्लूजन हो जाती है। इसके बाद आपने याद रखना है कि ये आपके कौन कौन सी वेजल्स को इन्वॉल्व कर सकती है। मैंने आपको बताया कि मीडियम एंड लार्ज साइज आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है मोस्टली, ठीक है। और जिसमें आपके पास जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये एब्डोमिनल एओर्टा को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्डोमिनल एओर्टा। उसके बाद आपकी आ जाएगी कोरोनरी आर्टरी, उसके बाद आ जाएगी आपकी पोप्लीटियल आर्टरी, उसके बाद आ जाएगी आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और हमारे पास लास्ट पे आ जाएगी सर्कल ऑफ विलिस जो कि आपके ब्रेन में होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस तरह से ये वेजल्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, जिसमें आपने याद रखना है एब्डोमिनल एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पोप्लीटियल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये जी आपके पास एक फ़िगर है 10.7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूक्यू में आती है बनाने के लिए। तो इस फिगर में जो आपको दिखाया गया है दैट इज़ एक्चुअली कि हमारे जो एथेरोमा होता है वो किस तरह से बना होता है। जो एथ्रोमेटस प्लेक मैंने आपको बताया कि बन जाता है, करेक्टरिस्टिक होता है हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो ये जो एथ्रोमेटस प्लेक होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है याद रखना है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसकी कैप होती है, ठीक है, और एक इसका कोर होता है। जो इसकी कैप होती है वो फाइब्रोमस्कुलर होती है, फाइब्रोमस्कुलर होती है मतलब उसमें हमारे पास फाइबर्स होंगे और मसल्स होंगे। फाइबर्स कौन से होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, इलास्टिन फाइबर्स होंगे। मसल्स कौन से होंगे, स्मूथ मसल्स होंगे, ठीक है, स्मूथ मसल्स होंगे। स्मूथ मसल्स आपको पता है कि मीडिया के अंदर होते हैं, तो ये हमारे फाइब्रस कैप में होते हैं। जो मेजर चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन होती है, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। इसके अलावा बाकी सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, फोम सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने याद रखनी है कि फाइब्रस कैप जो होती है इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है नेक्रोटिक सेंटर है जिसको आप लिपिड कोर कहते हो, ठीक है। लिपिड कोर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लिपिड्स होते हैं। ये आपको येलो येलो सारा नज़र आ रहा है, ये सारे लिपिड्स की वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिपिड्स हैं, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेक्रोटिक सेंटर आप इसको क्यों कहते हो, क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस हुई होती है, सेल डेब्रेस होता है, ठीक है। और फोम सेल्स होते हैं। फोम सेल्स क्या होते हैं कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्राउन कलर के, ये मैक्रोफेजेस हैं। इन्होंने लिपिड्स को खा लिया होता है, तो इस वजह से जब वो लिपिड्स को खा लेते हैं तो ये फोम सेल्स बन जाते हैं, तो ये आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा कैल्शियम भी हो सकता है। तो देखें फाइब्रस कैप के अंदर आपको क्या नज़र आता है, आपको फाइबर्स, कोलेजन, इलास्टिन फाइबर्स नज़र आते हैं, स्मूथ मसल्स नज़र आते हैं और बाकी सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। और नेक्रोटिक सेंटर में मेनली आपके पास जो लिपिड की चीज़ें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम हो सकता है, सेल डेब्रिस होता है, और आपके पास बाकी मैक्रोफेजेस होंगे जो कि फोम सेल्स की फॉर्म में पड़े होंगे, लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको आना चाहिए। और ये सारा जो एथेरोमा बना हुआ है ये किसके दरमियान में बना हुआ है, ये ऊपर आपके पास एंटिमा है और नीचे आपके पास जो ब्लू लाइनिंग में है ये आपके पास है इंटरनल इलास्टिक लैमिना, और उसके नीचे ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं स्मूथ मसल्स परे में मीडिया,
ठीक है। इसका मतलब ये जो एथेरोमा बना हुआ है सारा, ये फाइब्रस कैप और आपके पास लिपिड कोर, ये बना हुआ है इंटिमा और मीडिया के दरमियान में, ठीक है। फिर हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ रिस्क फैक्टर्स के एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इतनी लंबी कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एक टेबल कर लेना है, टेबल 10.3। इसमें आपके पास 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं, यूके के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों हो जाता है। तो इसके 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल को आप जो हैं ऐसे मतलब मॉडिफाइबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन मॉडिफाइबल ये होते हैं जिनको आप करेक्ट नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते ना। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, एज इंक्रीज़ हो रही है, मेल जेंडर है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करेक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से ये नॉन मॉडिफाइबल हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकती है, इंक्रीजिंग एज की वजह से हो सकती है, मेल जेंडर की वजह से हो सकती है। मेल जेंडर में ये है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ईस्ट्रोजन जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती, ठीक है। इस वजह से मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। फिर मॉडिफाइबल होता है, मॉडिफाइबल मतलब ये पेशेंट उसको ठीक कर सकता है, ठीक है, कोशिश करे तो ठीक हो सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें वो है कि हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मतलब जिसमें आ जाता है हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको पेशेंट अवॉइड करना चाहे तो कर सकता है और अपने एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। जिसमें यह है कि लिपिड्स का इंटेक कम कर ले, ठीक है, हाइपरटेंशन को ट्रीट कर ले, सिगरेट स्मोकिंग कम कर दे, डायबिटीज़ को ट्रीट कर ले, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कर ले एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे के, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस पेशेंट को नहीं होगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, मेजरली जो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लिखे हुए हैं बुक में, जस्ट आपने इसकी जो है वो करनी है, हेडिंग्स कर लेनी है, ठीक है। जिसमें आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, ठीक है, जिन लोगों के अंदर हीमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा होता है उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग जिनकी टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, BS में आपने पढ़ा होगा, उन लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा कोलोनल हेमाटोपोइसिस वाले लोग और प्रोकोगुलेंट्स जिनके अंदर ज़्यादा हों, ठीक है, और प्रोकोगुलेंट्स और एंटीकोगुलेंट्स का बैलेंस ख़राब हो, उन लोगों के अंदर भी ये हो सकता है। तो ये आपने 3 हेडिंग्स में याद रखना है, ठीक है। मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल और एडिशनल। एडिशनल में कौन से थे? होमोसिस्टीन या ज़्यादा होने वाले लोग, और हमारे पास टाइप ए पर्सनैलिटी, प्रोकोगुलेंट ज़्यादा होने की वजह से, और हमारे पास जो है क्लोनल हेमाटोपोइसिस। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन लिखी हुई है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम लिखा हुआ है, लिपोप्रोटीन लेवल ज़्यादा होने की वजह से। तो ये जस्ट आपने देख लेने हैं, लेकिन फोकस उन चारों पे करना है, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों में भी चांसेस होते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के लिए आपने ना ये वाले स्टेप्स याद रखने हैं। ये जो स्टेप्स है ना 7-8, ये अगर आपको आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि पैथोजेनेसिस क्या होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मैंने रिस्क फैक्टर्स हमने देखे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा देख लिए हैं। उन रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो हाइपर लिपिडीमिया का है, उसके अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक पेशेंट है हाइपरटेंशन का, ठीक है। एक पेशेंट है जो स्मोकिंग करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से एंडोथीलियल इंजरी होती है, ठीक है। एंडोथीलियम के ऊपर वो स्ट्रेस पड़ते हैं, ये चीज़ें, ठीक है, स्ट्रेस डालते हैं। तो जब सबसे पहले हमारे पास एंडोथीलियल इंजरी होगी, अब खुद सोचें जब एंडोथीलियम इंजरी हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड का जो सारे कंटेंट्स होंगे उनको रास्ता मिल जाएगा कि एंडोथीलियम टूटी हुई है, हम यहाँ से बाहर निकलें किसी तरह, ठीक है। तो वो वहाँ से जो लिपोप्रोटीन्स होंगी, जो ऑलरेडी अगर पेशेंट के अंदर जो है वो मतलब वो आगे फैट्स बहुत ज़्यादा ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल ले रहा है, तो वहाँ पे जो होगा क्या होगा कि वहाँ पर लिपिड्स की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लिपोप्रोटीन्स जो होंगी वो एंडोथीलियल इंजरी जब देखेंगे तो वहाँ से एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे उस जगह पर। फिर वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाएंगे। फिर वहाँ पे जब हमारी एंडोथीलियम इंजरी होगी तो ऑब्वियसली हमने पीछे देखा था कि एडहेजन मॉलिक्यूल्स शो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मोनोसाइट्स वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ से माइग्रेट करेंगे और मैक्रोफेजेस आ जाएंगे इंटिमा में, इंटिमा के और मीडिया के दरमियान में, वहाँ पे वो मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। और मैक्रोफेजेस आपको पता है जब ऑक्सीडाइज्ड LDL को लेते हैं, लिपिड्स को लेते हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस आके उनको खा लेते हैं, फोम सेल्स बन जाते हैं,
उसकी वजह से लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाती है मैक्रोफेजेस में, जिसको हम फोम सेल्स कहते हैं। अब हमारे पास ऑब्वियसली वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से स्मूथ मसल्स भी वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और स्मूथ मसल्स प्रोलिफ्रेशन हो जाती है और हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो ये सारे हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले एंडोथेलियम इंजरी होती है, जो जितने भी हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं उनकी वजह से, उसकी वजह से लिपिड्स जो हैं वो लाइपोप्रोटीन्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और एंडोथेलियम के एडहेजन मॉलिक्यूल्स जब शो होते हैं तो मैक्रोफेजेस वहाँ पे आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस वहाँ पे लिपिड्स को खा के फोम सेल्स बन जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे स्मूथ मसल्स भी आ जाते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो सारा इसके पैथोजेनेसिस है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि जो एंडोथेलियल इंजरी होती है वो हमारे पास उसमें एक्चुअली क्या होता है कि हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं या हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से हो सकता है। हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस में उन्होंने बताया हुआ है कि जो ज़्यादातर ब्रांचिंग होती है ना, जहाँ पे वेजल्स ब्रांच करी होती हैं, वहाँ पे मोस्टली देखा गया है कि वहाँ पे ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। और ज़्यादातर जहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होता है, लाइक हमारे पास जो एब्डोमिनल लियोटा का पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, हमने देखा ना एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे एब्डोमिनल लियोटा में होता है। क्योंकि पोस्टीरियर एब्डोमिनल लियोटा में क्यों कॉमन होता है? क्योंकि वहाँ पे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है। इसके अलावा लिपिड्स उन्होंने बताया हुआ है कि लिपिड्स जो लोग ज़्यादा लेते हैं, जिसमें आपको पता है कि LDL ज़्यादा हो बॉडी में और HDL कम हो, बिकॉज LDL इज़ नॉट अ गुड कोलेस्ट्रोल एंड HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रोल। तो LDL अगर ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से हमारे पास जो एंडोथेलियम डैमेज होता है, और वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से लिपिड्स जो है वो ख़राब होते हैं। अब ये कुछ फिगर इन्होंने दिखाई हुए 10.10, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपने यही देखना है कि सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होगी, वो सारे इन्होंने लिखे हुए हैं किस वजह से एंडोथेलियल इंजरी होती है। फिर इन्होंने उसके बाद बताया एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी, ल्यूकोसाइड एडहेजन, मोनोसाइड एडहेजन स्टार्ट हो जाएगी, माइग्रेशन। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैक्रोफेजेस वहाँ पे आ जाएंगे, स्मूथ मसल्स आ जाएंगे, और मैक्रोफेजेस फिर हमारे पास खा लेते हैं किसको? लिपिड्स को। तो उसकी वजह से फैटी स्ट्रीक्स आ जाती हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि फैटी स्ट्रीक्स क्या होती है। फिर हमारे पास लास्ट में स्मूथ मसल्स प्रोलिफरेशन और ये सब कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे पूरा एथ्रोमा, फाइब्रोफैटी एथ्रोमा बन जाएगा। तो ये सारा इसके स्टेजेस हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लें कि हमारे पास UQ है आगे कि मैकेनिज्म्स बाय विच द डिस्लिपिडीमिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एथ्रोजेनेसिस, के डिस्लिपिडीमिया की वजह से एथ्रोमा कैसे बन जाता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जब पेशेंट जो है ना उसके अंदर क्रॉनिक हमारे पास लिपिड्स वो ले रहा है, इनटेक ले रहा है, तो उसकी वजह से आपको पता है लिपिड्स जो होते हैं ना, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? एंडोथेलियल इंजरी करवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ना ये जो हमारे पास वेजोडाइलेटर्स होते हैं ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको भी ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन नहीं होती, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है उसके अंदर क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया है, तो उसकी वजह से वो एक्यूमुलेशन हो जाएगी इंटिमा में, वहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड LDL बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे, मैक्रोफेज उनको खा के फोम सेल्स बन जाएंगे। और LDL जो होता है ये ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करता है, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस को, मोनोसाइट्स को, और हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स होते हैं उनको, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखनी है इसमें कि हमारे जो LDL होता है वो किस तरह से हार्मफुल होता है। एक ये कि वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये कि स्पेस ऑक्यूपाइंग होता है वो, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करता है, और जितने भी कीमोकाइंस वगैरह को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसकी वजह से ये सारा मैकेनिज़्म होता है, जिसकी वजह से लिपिड्स की वजह से हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस की चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर इन्फ्लेमेशन के बारे में इन्होंने थोड़ा आगे बताया है, वो आपने खुद देख लेना है कि आपने इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से सारा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो है ना, और साथ में इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम नेक्स्ट ऑडियो में करते हैं।